क्लास वेलकम टू कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल विद अमित। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 11 परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्केट प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा बाजार कीमत निर्धारण कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है और बाजार कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये क्या होती है, संतुलन की अवस्था क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार की दशा या कंडीशन को कहते हैं जिसमें बहुत सारे खरीदार यानी कि क्रेता तथा बहुत सारे विक्रेता यानी कि बेचने वाले होते हैं। ठीक है, तथा प्रचलित कीमतें, प्रचलित कीमत का मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तथा प्रचलित कीमतों पर समरूप वस्तुएं। अब समरूप वस्तुएं क्या होती है? जैसे एक समान वस्तुएं। ठीक है, जैसे साबुन, चाय पत्ती, कई सारे ब्रांड है बट है तो चाय पत्ती और है तो साबुन ही। ठीक है, बेची जाती है। यानी क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार की कंडीशन या दशा होती है जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं तथा प्रचलित कीमत पर समरूप वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है, इसमें फर्मों को उद्योग में एंट्री यानी कि प्रवेश तथा छोड़ने की आज़ादी होती है। इस बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की सभी कंडीशंस की पूरी जानकारी होती है, सभी दशाओं की पूरी जानकारी होती है तथा वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ण गतिशीलता होती है। अब बात करते हैं कि इस बाजार की विशेषता क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 5 विशेषताएं हैं। पहला आता है क्रेता तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या, इसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। दूसरा है समरूप वस्तुएं, एक समान वस्तु होती है। तीसरा होता है स्वतंत्र प्रवेश तथा निकास की आसानी से कोई भी प्रवेश कर सकता है और छोड़ सकता है। चौथा आता है वस्तु तथा बाजार का पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, वस्तु तथा बाजार का पूरा ज्ञान होता है, किसको? खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी। इसके बाद 5वां लास्ट पॉइंट आता है कि किसी प्रकार की विक्रय तथा यातायात की लागत नहीं आती। कोई सेलिंग कॉस्ट या कन्वेंस कॉस्ट यानी कि विक्रय तथा यातायात लागत नहीं आती। तो ये थी विशेषताएं। अब बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत यानी कि इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में संतुलन की अवस्था कैसे प्राप्त होती है, क्या होता है? संतुलन बाजार कीमत वह कीमत है जो बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। याद रखना, संतुलन बाजार कीमत वह कीमत है जो बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यह एक स्थिर कीमत होती है। याद रखना, यह एक स्थिर कीमत होती है जो तब तक बदलती नहीं है जब तक बाजारी शक्तियाँ नहीं बदलती है। बाजारी शक्तियाँ क्या क्या हो सकती है? मांग, पूर्ति, ये सब बाजारी शक्तियाँ होती है। ठीक है, संतुलित कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा प्रदान पूर्ति के बराबर होती है। संतुलित कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा प्रदान पूर्ति के बराबर होती है। मतलब मांग पूर्ति के जब बराबर होती है तो उसे संतुलित कीमत कहा जाता है। ठीक है, इसे बाजार कीमत भी कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत बाजार मांग वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र के द्वारा निर्धारित होती है। याद रखना, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत बाजार मांग वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र के द्वारा निर्धारित होती है। यदि मांग तथा पूर्ति में कोई बदलाव होता है तो कीमत लोचशीलता यानी कि जो कीमत में फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में जो प्राइस होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अगर मांग तथा पूर्ति में कोई भी चेंज आता है तो जो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि कीमत लोचशीलता है, इसे फिर से संतुलन की दशा में ले आती है। कीमत की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी लोचशीलता कीमत तंत्र, जिसे प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत। अब बात करते हैं अतिरिक्त मांग तथा अतिरिक्त पूर्ति तथा संतुलित बाजार कीमत का क्या संबंध है। यानी कि एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि
संतुलन बाजार कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा इसकी पूर्ति के बराबर होती है तथा इस दशा में अतिरिक्त मांग और अतिरिक्त पूर्ति शून्य होती है। याद रखना, संतुलन की अवस्था में बाजार कीमत संतुलन की अवस्था में बाजार कीमत पर जो मांग है और पूर्ति दोनों जब बराबर होती है तो उस कंडीशन में अतिरिक्त मांग और अतिरिक्त पूर्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि संतुलन की अवस्था प्राप्त ही कब होती है? जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, और जब दोनों बराबर है तो वहाँ पे एक्सेस यानी कि अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त सप्लाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। संतुलन की अवस्था में अतिरिक्त मांग और अतिरिक्त पूर्ति दोनों ही शून्य होते हैं। किंतु जब किसी दी हुई कीमत पर, यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उस टाइम, तो किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति से अधिक होती है तो यह अतिरिक्त मांग की दशा होती है। इसमें वस्तु की बाजार कीमत बढ़ती है। याद रखना कि अगर दी हुई कीमत पर अगर मांग पूर्ति से ज़्यादा हो तो उसे अतिरिक्त मांग की दशा कहा जाएगा, और ऐसी कंडीशन में जो बाजार कीमत है वस्तु की वो बढ़ जाती है। ठीक है। और इसी तरीके से जब किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा उसकी मांग से अधिक होती है तो उसे अतिरिक्त पूर्ति की दशा कहा जाएगा, एक्सेस सप्लाई कहा जाएगा। इस दशा में वस्तु की बाजार कीमत कम होती है। शॉर्ट में समझो कि भैया संतुलन की अवस्था में पूर्ति और मांग दोनों बराबर होते हैं। उस कंडीशन में अतिरिक्त मांग और अतिरिक्त सप्लाई, अतिरिक्त मांग और अतिरिक्त पूर्ति दोनों ही शून्य होते हैं। और जब दी हुई कीमत पर अगर मांग पूर्ति से ज़्यादा है तो उसे अतिरिक्त मांग कहा जाएगा, और इस कंडीशन में कीमतें बढ़ती है। इसी तरीके से जब पूर्ति मांग से, दी हुई कीमत पर अगर पूर्ति मांग से अधिक है तो इसे अतिरिक्त पूर्ति कहा जाएगा, और इस कंडीशन में बाजार कीमत कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मांग तथा पूर्ति में एक साथ परिवर्तन जब होता है तो क्या होता है और किस कंडीशन में होता है। ठीक है। कई बार मांग तथा पूर्ति में एक साथ परिवर्तन होता है तो इसका संतुलन बाजार कीमत पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। यह किस प्रकार पड़ता है? यह 5 तरीके से पड़ता है। 5 तरीके कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल, मांग तथा पूर्ति में समान अनुपात में भी परिवर्तन होता है, और जब समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो संतुलन कीमत को यह स्थिर रखता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि मांग में अनुपात में अधिक परिवर्तन होता है पूर्ति से। ठीक है। मांग पूर्ति से अधिक अगर वृद्धि हो रही है तो उस कंडीशन में संतुलन कीमत बढ़ती है। तीसरी, अगर पूर्ति में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत कम हो जाती है। ठीक है। चौथा क्या है? पूर्ति में वृद्धि और मांग में कमी हो तो संतुलन कीमत कम होती है। पांचवा, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी होती है तो संतुलन कीमत बढ़ती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में समय तत्व का महत्व, यानी कि टाइम फैक्टर को बताइए कि परफेक्ट कंपटीशन में टाइम फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, समय तत्व का महत्व क्या। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत समय तत्व के आधार पर परिवर्तित होती है। अब बात करते हैं जो समय है, यानी कि समय तत्व, इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है अति अल्पकाल यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड आता है अल्पकाल यानी कि शॉर्ट पीरियड। थर्ड आता है दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग पीरियड। अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति लोचहीन होती है, जिससे यदि मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है तथा मांग के कम होने से कीमत भी कम होती है। इस बाजार में कीमत को बाजार कीमत कहते हैं। याद रखना, वेरी शॉर्ट पीरियड यानी कि अति अल्पकाल में क्या होता है कि अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति बहुत ही लोचहीन होती है, जिससे यदि मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है और मांग घटती है तो कीमत भी घट जाती है। ठीक है। इस बाजार में कीमत को बाजार कीमत कहा जाएगा।
अब बात करते हैं अल्पकाल यानी कि शॉर्ट पीरियड की। सो अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति थोड़ा लोचशील हो जाती है, इसीलिए मांग कीमत निर्धारण में प्रभावशाली होती है। यानी कि अल्पकाल में जो पूर्ति है वो थोड़ी लोचशील हो जाती है और इसका भी प्रभाव मांग कीमत के निर्धारण पर पड़ता है। मांग के बढ़ने से कीमत बढ़ती है और मांग के घटने से कीमत घट जाती है। ठीक है। दीर्घकाल में बात करें तो दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग पीरियड, दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति लोचशील होती है। याद रखना, दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचशील होती है, अर्थात मांग के बढ़ने से पूर्ति भी उतनी ही बढ़ जाती है तथा मांग के कम होने से पूर्ति भी कम होती है, जिससे कि कीमत स्थिर रहती है। याद रखना, दीर्घकाल में लॉन्ग पीरियड में वस्तु की पूर्ति पूरी लोचशील होती है, अर्थात मांग के बढ़ने से पूर्ति भी उतनी ही बढ़ जाती है और मांग जितनी घटेगी पूर्ति भी उतनी ही घट जाती है और जिससे कीमत स्थिर रहती है। अब बात करते हैं उच्चतम कीमत नियंत्रण तथा न्यूनतम समर्थन कीमत, मतलब हाई प्राइस कंट्रोल तथा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे एमएसपी भी कहते हैं। आज आप न्यूज़ में भी देखते हो कि किसानों का जो चल रहा है इस टाइम आंदोलन एमएसपी को लेकर, उसी के बारे में है। तो ये हाई प्राइस कंट्रोल या एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सरकार के हाथ में होता है और ये सरकार ही इसको करती है, कंट्रोल भी करती है और सपोर्ट प्राइस भी देती है। कैसे है पहले समझते एक एक करके। हाई प्राइस कंट्रोल यानी कि उच्चतम कीमत नियंत्रण। कई बार सरकार निर्धन वर्ग की सहायता करने के लिए सरकार कुछ सीमित पदार्थों की, यानी कि कुछ लिमिटेड पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थों की नहीं लेकिन कुछ पदार्थों की उच्चतम कीमत निश्चित कर देती है, जिसे विक्रेता किसी भी अवस्था में नहीं बढ़ा सकता। इसे कीमत नियंत्रण का नाम दिया जाता है। तो सरकार क्या करती है हाई प्राइस कंट्रोल में कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका जो सरकार है वो उसका एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है कि इससे ज़्यादा प्राइस पर सेलर उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। इसे कहा जाता है उच्चतम कीमत नियंत्रण यानी कि हाई प्राइस कंट्रोल। ठीक है। अब बात करते हैं एमएसपी के बारे में, यानी कि न्यूनतम समर्थन कीमत, जिसे एमएसपी भी कहा जाता है और आजकल ये बहुत चर्चा में है, जो ज़रूरी भी है किसानों को देना। तो सरकार के ही हाथ में है और ये क्या होता है कि उत्पाद को विशेष तौर पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक समर्थन कीमत निर्धारित कर दी जाती है जो कि संतुलन कीमत से अधिक होती है। क्रेताओं को उस कीमत पर ही वस्तु खरीदनी पड़ेगी। तो ये सरकार द्वारा होता है। क्या होता है? सरकार द्वारा उत्पाद को विशेष तौर पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक समर्थन कीमत निर्धारित कर दी जाती है, ठीक है, जो कि संतुलन कीमत से थोड़ा अधिक होती है और क्रेताओं को यानी कि खरीदने वालों को उसी कीमत पर वस्तु को खरीदना पड़ेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। ठीक है, ये था न्यूनतम समर्थन कीमत यानी कि एमएसपी। ठीक है।